हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम में हो आप या फिर आप बीए ऑनर्स में हो। ये सब्जेक्ट आपको जीई में मिलता है और ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। दिल्ली थ्रू द एजिस, यानी हम दिल्ली के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिल्ली, प्राचीन दिल्ली से लेकर आज के समय में जो आधुनिक दिल्ली है, इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में हम जो जो टॉपिक है सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये आपका जीई सब्जेक्ट है, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव। ठीक है, आप इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हो तो जीई का जब सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है तो आपके पास ऑप्शन में ये आता है दिल्ली थ्रू द एजेस। आप इस हिस्ट्री को ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में हो तो आप इस सब्जेक्ट को ले चुके हो। अब बात कर लेते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप की। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पहले से ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो आप इसको ज्वाइन करो। आपको टेलीग्राम पे जाके एकलव्य स्नातक 1 ये सर्च करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट हम हिंदी में करने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली थ्रू द एजिस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो इस हिंदी में सब्जेक्ट को कहते हैं दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक। ठीक है, यानी कि दिल्ली को हम बहुत पीछे जाएंगे, 1000 2000 3000 साल पीछे जाएंगे और दिल्ली के प्राचीन इतिहास को देखेंगे और आज के समय में जो दिल्ली है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग अच्छे तरीके से लगाना है। चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको सही से समझ में ना आए या फिर आपको याद करने में दिक्कत आए, लेकिन आपको ध्यान से देखोगे तो आपको वो सारे टॉपिक बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे मैं नोट्स भी मैंने सिंपल बना रखे हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल आएगी नहीं देखने में, समझने में कुछ भी, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिल्ली, जब भी दिल्ली शब्द हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला यही हमारे दिमाग में आएगा कि दिल्ली की बात कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की राजधानी है। हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये भारत की जो राजधानी है, इसके इतिहास के बारे में कितने बच्चे जानते हैं वो आपको यहाँ पे पता लगेगा इस यूनिट को देखने के बाद, कि आप कितना दिल्ली के बारे में जानते थे वो यूनिट को देखने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, बाहर से लोग आते हैं दिल्ली में घूमने, कोई यहाँ पे लाल किला देखने आता है, तो कोई इंडिया गेट देखने आता है, कोई कुतुब मीनार, कोई प्राचीन हनुमान मंदिर, ठीक है, कोई हुमायूं का मकबरा, और बहुत सारे मंदिर है दिल्ली में, जैसे छतरपुर मंदिर वगैरह हो गया, बहुत सारे मंदिर हैं। तो लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग जगहों से घूमने के लिए, लेकिन क्या इसके इतिहास को सभी लोग अच्छे से समझते हैं? तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा नहीं। कभी भी हमने इतनी गहराई से दिल्ली के इतिहास को जानने का प्रयास नहीं करा है। ठीक है, लेकिन ये जो यूनिट है ये हमें दिल्ली के इतिहास में ले जाएगी और दिल्ली के बारे में बहुत विस्तार से हमको जानकारी इस यूनिट के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। आपको पता है कि दिल्ली कितनी पुरानी राजधानी है? तो कहने का मतलब है कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी राजधानियों में से। कई बार क्या होता है, दिल्ली को ऐसा कहा जाता है कि ये 7 बार उजाड़ी गई, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसको 8 बार बसाया गया है। ठीक है, तो दिल्ली कई बार उजड़ी है, फिर कई बार इसको बसाया गया है। तो ये कई बार बसी, कई बार उजड़ी और फिर इसको दोबारा बसाया गया। ठीक है, और दिल्ली अपने आप में कई शहरों का समूह है। ठीक है, कई शहर जो है वो मिलकर दिल्ली को बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है जब हम प्राचीन दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, दिल्ली का राजनीतिक, सांस्कृतिक और शहरी महत्व जो है वो बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ स्थल, पुराने शहर, मध्ययुगीन नगर भी हैं, औपनिवेशिक राजधानी भी है और आधुनिक बस्तियां भी है। ये सब एक साथ आपको देखने को मिलेगी। अब आप सोचोगे इतनी सारी चीजें। आपने दिल्ली में कालका जी मंदिर सुना होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कालका जी मंदिर के बारे में? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, और अगर आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दिल्ली जो है वो पुराने प्राचीन तीर्थ स्थलों में भी इसका नाम आता है। ठीक है, मध्ययुगीन नगर में भी दिल्ली का नाम आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेज भी शासन चलाया करते थे, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, और आधुनिक बस्तियों के रूप में भी हम देखेंगे तो दिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली जो है यमुना नदी यहाँ से होके गुजरती है, तो यमुना नदी भी जो है उसका भी खास महत्व हो जाता है दिल्ली के लिए। ठीक है, तो दिल्ली जो है वो एक समय में कुछ खंडहर की तरह भी हो गई थी, उसको उजाड़ दिया गया, फिर कुछ शासक ऐसे आए, उन्होंने उसको बसाया, फिर किसी ने उसको फिर उजाड़ा, फिर उसको बसाया। ये सब दिल्ली में होता रहा है। ठीक है, तो चलिए इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है
इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए इसमें हम दिल्ली के भूगोल यानी कि दिल्ली की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, उसकी जो जियोग्राफी है, उसके महत्व को समझेंगे। जैसे कि आपको पता है एक यमुना नदी है, ठीक है, वहाँ दिल्ली आपको दिखेगी, दिल्ली के बगल में आपको यमुना नदी भी देखने को मिलती है। फिर हम दिल्ली की राजनीतिक इतिहास की झलक देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से शासक यहाँ पे रहे हैं, किस किसने यहाँ पे शासन चलाया है। और विशेष रूप से हम इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली का जो पुराना नाम है वो इंद्रप्रस्थ माना जाता है, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे तोमर और चौहान जो राजवंश रहे हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके इतिहास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम दिल्ली के इतिहास के तहत इसमें यूनिट में हम करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्या आपने कभी सुना है कि दिल्ली में कुछ पहाड़ भी होते हैं या कोई पहाड़ी हिल्स भी है यहाँ पे? तो बहुत सारे नहीं जानते होंगे। तो दिल्ली जो है वो अरावली हिल्स रेंज में आती है, ठीक है। दिल्ली, अगर आप दिल्ली का मैप देखोगे तो यहाँ पे जो अरावली, जो सबसे प्राचीन जो हिल्स मानी जाती हैं, ठीक है, वो दिल्ली में है। यानी अरावली श्रृंखला जो है आपको दिल्ली में मिलती है। दिल्ली से होते हुए फिर ये हरियाणा की तरफ देखोगे वहां दिखेगी, राजस्थान की तरफ, ठीक है, गुजरात में जाके एंड होती है। यानी दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में जाके एक पूरी पर्वत श्रृंखला या फिर इसको हिल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो श्रेणी है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा दिल्ली में यमुना रिवर भी देखने को मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम दिल्ली के थोड़े भूगोल को समझ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है उसको समझ रहे हैं। और ये जो अरावली है ना, ये हिमालय से भी ज्यादा प्राचीन है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। आगे बात करते हैं दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत। यानी जब हम दिल्ली का इतिहास पढ़ते हैं, दिल्ली का पास्ट पढ़ते हैं, तो हम कौन से सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है, तभी तो हम इसको आगे और जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा समय है जब इतिहास, यानी आप ये मान लीजिए लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रागैतिहासिक काल वो काल है, ठीक है, जिस काल में लेखन का विकास हुआ ही नहीं था। तो इतिहास से पहले का जो काल है, यानी कि जब लिखित लिखित में कुछ नहीं मिला है, यानी जब मनुष्य ने लेखन या लिपि का विकास नहीं किया था, जब कुछ भी लिखा नहीं जाता था। क्यों नहीं लिखा जाता था? क्योंकि लेखन का विकास ही नहीं हुआ था, लोग लिखना जानते ही नहीं थे। उस समय के उस समय के बारे में हमको जो भी जानकारी मिलती है तो कैसे मिलती है, क्योंकि कुछ लिखित में तो मिलेगा नहीं। तो हमको उस समय के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो या तो उस समय के जो औजार इस्तेमाल में आते थे उससे पता लगा है। जैसे मान लो पत्थर के औजार, ठीक है, पत्थर के औजार मिले हैं उनसे पता लग जाता है। या फिर उस समय के जो लोग रहे हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य थे या जो जानवर जीव जंतु थे, उनकी जो अस्थियां मिली हैं, ठीक है, उससे हमें जानकारी मिलती है। या मिट्टी के बर्तन वगैरह जो थे, ठीक है, उनसे जानकारी मिलती है। क्योंकि इंसान जो था वो पत्थरों के आसपास ही था, यानी उसका जीवन पत्थरों से जुड़ा हुआ था। पत्थर के ही औजार बनाता था, उसी औजार से वो शिकार करता था, पत्थर की गुफाओं में ही रहता था वो। और उन गुफाओं में चित्र मिले हैं, ठीक है, वो चित्र भी पत्थर की मदद से ही बनाया करता था। तो ये जो काल था इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि लेखन का विकास नहीं हुआ था तो लिखित में कोई जानकारी मिली नहीं, पत्थर वगैरह से, औजार वगैरह से ही जानकारी मिल पाती है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या दिल्ली थी? तो हम कहेंगे यस, दिल्ली थी। तभी तो हम कह रहे हैं ना दिल्ली बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन शहर है। तो दिल्ली में अगर हम बात करें पाषाण युग यानी स्टोन एज, स्टोन एज यानी जब पत्थर वगैरह के औजार मिलते थे, ठीक है, उस समय की बात करें तो यहाँ से दिल्ली में पाषाण युग के औजार कई स्थानों पर मिले हैं, ठीक है, कई स्थानों पर दिल्ली में ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ पत्थर वगैरह के औजार मिले हैं, जिससे कि पता लगता है कि दिल्ली बहुत प्राचीन समय से थी, ठीक है। खासकर दिल्ली में जो रिज क्षेत्र है, जो फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है, या फिर अनंगपुर जो फरीदाबाद आज के समय में कहा जाता है, यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं पत्थर के, ठीक है। और अब तक लेकिन एक चीज है, यहाँ पे कंकाल के जो अवशेष है ना ये नहीं मिल पाए हैं, यानी कि जो लोग रहते थे उनके कंकाल वगैरह, ये इतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो अपर्याप्त है, यानी कि जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी सबूत इकट्ठा हुए हैं वो पूरे नहीं है, अपर्याप्त है, ठीक है। लेकिन कुछ औजार ऐसे मिले हैं पत्थर के जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पे पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आप, एक समय ऐसा था जब इंसान आदि मानव था, ऐसी जिंदगी जीता था, ठीक है, पत्थरों के औजार से अपना जीवन यापन करता था, पत्थरों से ही आग लगा लेता था,
पत्थरों से शिकार कर लेता था, पत्थर की गुफाओं में रहा करता था, ठीक है। माना जाता है कि दिल्ली तब से है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आद्य ऐतिहासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हमारी दिल्ली में जो नरेला है, ठीक है, वहां पे जो स्थान है भोरगढ़, इसमें और जो नंद नगरी है अभी आज के समय में यानी वर्तमान में जो नंद नगरी है, यहाँ पे मंडोली जो इलाका है, यहाँ पे क्या सबूत मिले हैं, उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लास्ट वाला टाइम था जिस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, उस समय के कुछ अवशेष मिले हैं नंद नगरी, ठीक है, मंडोली के आसपास और नरेला के आसपास। तो ये याद रखना है। फिर इनसे प्रारंभिक बस्तियों के बारे में सीमित जानकारी मिलती है, यानी कि जो प्रारंभिक बस्तियां हैं उसके बारे में बहुत ही मतलब लिमिटेड ही जानकारी मिल पाई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिल पाई है। कई खुदाई स्थलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, यानी कि कुछ स्थल ऐसे भी है दिल्ली में जहाँ पे खुदाई तो की गई, ठीक है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है डिटेल वाली रिपोर्ट वो आज तक प्रकाशित नहीं हुई। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड फोर्ट, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ओल्ड फोर्ट या जिसको पुराना किला कहा जाता है यहाँ पे आप गए होंगे, तो इस स्थान पे भी खुदाई हुई थी, ठीक है, उत्खनन का कार्य किया गया था, लेकिन रिपोर्ट इसकी आज तक नहीं आई है। अब आद्य ऐतिहासिक काल को और समझते हैं। तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है, वो काल जब मानव समाज ने लेखन की शुरुआत तो कर दी थी, यानी लिखना वगैरह सीख लिया था, लेकिन उनकी लिपियों को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि आपने देखा होगा ना हड़प्पा सभ्यता, आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पे लिपि यानी लिपि मिली है, उसमें 375 से 450 के करीब चिन्ह मिले हैं, हमने ये पढ़ा था। चित्रात्मक लिपि होती थी, हमने ये भी पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये वो काल है जिस समय में लेखन की शुरुआत हो चुकी थी, लिपि का विकास भी हो चुका था, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। इस कारण ये काल जो है प्रागैतिहासिक काल जो है, और ऐतिहासिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल जिस समय लेखन का विकास ही नहीं हुआ था, और ऐतिहासिक काल यानी कि जिस समय लिखना शुरू हो गया था, उसके बीच का काल इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, दिल्ली से कुछ पुराने जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं सबूत के रूप में। तो ये साक्ष्य हैं जो कि पुरातत्वविद जो होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, इन साक्ष्यों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं इतिहास लेखन के लिए, ठीक है। तो ये साक्ष्य यानी कि ये सबूत मिले हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, तो आद्य का मतलब होता है प्रारंभिक या आरंभिक शुरुआत का, ऐतिहासिक का अर्थ होता है जब इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध हो, यानी कि लिखित रूप वाला इतिहास जो मिलने लगा था उससे पहले का समय, ठीक है। तो ये है जब मानव ने लेखन की ओर कदम बढ़ा तो दिए थे, लेकिन इतिहास का पूरा लेखा जोखा जो है वो संभव अभी हो नहीं पाया था, उस काल की ओर इशारा कर रहे हैं। तो देखिए क्या क्या विशेषता है इस काल की, आप यहाँ पे देख सकते हो। काल अवधि यानी 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास, इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग आ जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की हमको लिपि तो मिली है, लिखित में कुछ चीजें भी मिली है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। वैदिक काल में जो चीजें लिखी मिली है उसको तो पढ़ा गया है, लेकिन उससे पहले वाले काल को नहीं पढ़ा गया है। इस समय में लेखन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, लिखना शुरू कर दिया था लोगों ने। कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह, कुछ मूर्ति, सिक्के, मोहरे, मनके, ठीक है, मकान, औजार, कुछ साक्ष्य मिले हैं। कृषि और नगरीय जीवन, यानी कि इस समय में लोग कहीं ना कहीं कृषि करना शुरू कर चुके थे, ठीक है, खेती करने लगे थे। स्थायी कृषि करते थे, यानी कि परमानेंट एक जगह पे बस कर खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया था। व्यापार और शिल्प, यानी लोग व्यापार भी करते थे, शिल्प उत्पादन का कार्य भी करते थे। मनके हो गए, ठीक है, या फिर बाट हो गए, या मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सारी चीजें बनानी शुरू कर दी थी। लोग धार्मिक भी थे, यानी पूजा पाठ भी करते थे, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा है, वैदिक सभ्यता में पढ़ा है, यानी कि लोग पूजा पाठ भी किया करते थे, ठीक है। सामाजिक संरचना देखें तो समाज में विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न प्रकार के पेशे थे, लोग व्यापारी लोग भी यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ पे जो कृषि करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो खेती करने वाले किसान हैं वो वर्ग भी होता था, तो समाज वर्गों में बटा हुआ था। तो ये कुछ प्राचीन बातें हैं जो आपको समझना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पुराना किला, यानी जो ओल्ड फोर्ट है दिल्ली में। अगर आप कभी गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो कभी जाके जरूर देखना, ठीक है। तो जो पुराना किला है उसके महत्व को हम समझते हैं। ये दिल्ली का इकलौता स्थल है जहां 2500 वर्षों का इतिहास हमको मिलता है, यानी कि इकलौता दिल्ली का ऐसा स्थल है जो 2500 साल पुराना जो इतिहास है हमको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। खुदाई का काम हुआ था, यहाँ पे खुदाई कराई गई थी। कब कराई गई थी? सन 1955 में, सन 1970 में
और 2013-14 में। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट बनी, जो भी रिपोर्ट बनाई गई होगी वो प्रकाशित नहीं हुई है, ठीक है, उसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्राचीन साहित्यिक स्रोत, यानी जो एंशियंट जो भी स्रोत मिले, लिटरेचर मिला है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, साहित्य की बात करें तो दिल्ली के बारे में जो जानकारी है, ठीक है, वो मिलती है, लेकिन उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जो पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसका मिश्रण के रूप में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी कि दिल्ली का जो इतिहास है ना, अगर हम उसको देखें तो हमें लिखित रूप में बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, और पौराणिक कथाओं में दिल्ली के बारे में कुछ कहानियाँ जरूर हैं। तो इसलिए इन पर विश्वास करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये विश्वसनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में कुछ कथाएं ऐसी हैं जिसमें शायद आप भी बिलीव ना करो, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम आगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इतिहासकार उपिंदर सिंह जो है, इनका योगदान भी देख लेते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, प्राचीन दिल्ली, यानी एंशियंट दिल्ली के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये कहते हैं कि पत्थर के औजार, ठीक है, टीले, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, ग्रंथ और लोक कथाओं को जोड़कर दिल्ली का इतिहास जो है वो पाषाण युग से लेकर राजपूत काल तक इन्होंने बताया है। तो दिल्ली में जो भी सबूत मिले हैं, जैसे मान लीजिए पत्थर के औजार मिले हैं, टीले मिले हैं, यहाँ यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, या यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, जो ग्रंथ मिले हैं, जो भी लोक कथाएं, अगर उन सबको जोड़कर देखा जाए तो दिल्ली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इन्होंने पाषाण युग से लेके, यानी जो पत्थर वाला काल था, जो पत्थरों से लोग औजार बनाया करते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहा करते थे, ठीक है, उस काल से लेकर राजपूत काल तक के इतिहास को इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में, जो कि प्राचीन दिल्ली के नाम से है, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इन्होंने कहा है कि कहानियां सामूहिक स्मृति स्थानीय किंवदंतियों में सुरक्षित है। अब यहाँ पे एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में ये शब्द है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको ना भी समझ पाए, ठीक है। देखिए, जो दिल्ली के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, उसमें कुछ कहानियां हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता था, उसका मतलब प्राचीन समय में कोई राजा होता था, इस तरीके की कहानियां हैं, ठीक है, जो लोगों की स्मृतियों में, लोगों की यादों में है, क्योंकि उन्होंने किससे सुना है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वज हैं उनसे सुना होगा। ऐसी कहानियों को कहा जाता है किंवदंतियां, ठीक है। किंवदंतियां का मतलब क्या होता है, ओरल ट्रेडिशन। कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए किसी के दादा ने अपने पुत्र को, यानी अपने बेटे को, ठीक है, कोई कहानी बताई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, किसी के दादा ने अपने बेटे को, ठीक है, एक कहानी बताई कि भाई दिल्ली थी, ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे बसी थी, इसने बसाई थी, ये होता था। अब इसने अपने दादा से सुनी है, लिखित में कोई सबूत नहीं है, लेकिन दादा से सुनी है तो वो मान के चल रहा है कि ये सही होगा, ठीक है। फिर इस व्यक्ति ने अपने पुत्र को बताई, यानी कि दादा से वही नॉलेज जो है पुत्र तक पहुंच गई, पोते तक पहुंच गई, सॉरी, ठीक है। तो उसको भी वही पता है क्योंकि उसके पिता ने उसको बताया था। फिर हो सकता है कि वो अपने पुत्र को, यानी अपने बेटे को भी बताए कि पहले के समय में दिल्ली ऐसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा होता था। तो ये जो ओरल ट्रेडिशन होती है, जिसको किंवदंतियां कहा जाता है, यानी कि ये कुछ ऐसी कथाएं होती हैं जो हमने अपने पूर्वजों से सुनी होती हैं, ठीक है, ओरल, लेकिन लिखित में वो कहानी सत्य है या नहीं सत्य है, उसका कोई साक्ष्य तो नहीं होता, लेकिन हम सुनते आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कहानियों से भी कहीं ना कहीं दिल्ली की हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं भूगोल और व्यापार मार्ग। तो दिल्ली का क्षेत्र जो है दो प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ है। अगर हम दिल्ली को पुरानी मतलब प्राचीन समय की दिल्ली से जोड़ के देखें तो उस समय क्या था, दो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, यानी ट्रेड रूट थे। इन ट्रेड रूट से क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। एक को कहा जाता है उत्तरापथ, एक को कहा जाता है दक्षिणापथ। अब इसको हम मैप में भी देखेंगे और इनके महत्व को भी समझेंगे, ठीक है। आपकी किताब जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आगे देखते हैं। ये मार्ग जो है दिल्ली को मथुरा, तक्षशिला, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी जैसे नगरों से जोड़ती है, ठीक है। और यमुना नदी की निकटता और रणनीतिक स्थिति के कारण ये बस्तियां जो थी फली फूली। तो ये बस्तियां क्यों फली फूली, देखो सबसे पहला जो रीजन वो यही है कि यहाँ पे यमुना नदी थी, उसके कारण इसको फायदा हुआ, क्योंकि कोई भी शहर या भी कोई भी मतलब सभ्यता होती है वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसी होती है। तो इसी तरीके से दिल्ली के पास यमुना नदी है, तो यमुना नदी के किनारे इसको फलने फूलने का अवसर मिला। एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा फायदा ये हो गया कि यहाँ पे दो ऐसे रास्ते थे जो कहीं ना कहीं व्यापार मार्ग के रूप में देखे जाते हैं, जो बहुत लंबे लंबे रूट को जोड़ देते हैं। तो इसको भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार भारत का नक्शा देखते हैं और नक्शे में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
ये क्षेत्र है, यहाँ से एक जा रहा है रास्ता होते हुए, ठीक है, इसको उत्तरापथ कहा जाता है। और इसी क्षेत्र से जो दूसरा रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, उसको दक्षिणापथ कहते हैं, ठीक है। तो दिल्ली जो है, मान लीजिए दिल्ली यहाँ पर है, ये दिल्ली है, तो दिल्ली कहीं ना कहीं इस रूट से कनेक्टेड है और ये रूट कहीं ना कहीं इस रूट से कनेक्टेड है। तो व्यापार मार्ग जो है यहाँ पे था और ये बहुत ही फायदेमंद था दिल्ली के लिए, दिल्ली को इससे काफी लाभ होता था, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरापथ की, उत्तरापथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के प्राचीन इतिहास में जो उत्तरापथ है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग है, बहुत महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण क्यों है? अब यहाँ पे उत्तरापथ का मतलब समझिए, उत्तरापथ का मतलब यहाँ पे उत्तर दिशा का मार्ग। तो मैं वापस से आता हूँ मैप में, ठीक है। तो देखिए ये उत्तर की ओर जा रहा है, यानी उत्तर दिशा का मार्ग हो गया, ठीक है। ये भारत के उत्तरी भाग से होकर गुजरने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। यहाँ से व्यापार होता था, ट्रेड होता था, जो कि पूर्व और पश्चिम तक फैला हुआ है। वापिस से अगर आप मैप में देखते हो तो इधर की तरफ ये पूर्व हो गया और इधर की तरफ ये पश्चिम हो गया, यानी पूर्व से पश्चिम तक ये मार्ग जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हो। आगे देखते हैं, अब इस मार्ग का विस्तार समझते हैं। तो उत्तरापथ की जो दिशा है, ये लगभग आप ये मान लो जो तक्षशिला जो है, जो आज के समय में पाकिस्तान है, पहले तो क्या होता था, पाकिस्तान अलग थोड़ी था, भारत का ही पार्ट होता था। तो आज के समय में जो पाकिस्तान है वहां से शुरू होकर पाटलिपुत्र, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ठीक है, हस्तिनापुर, मथुरा, इन सारे क्षेत्रों में होते हुए गुजरता है। अगर मैं आपको वापस से मैप में ले चलूँ तो आप यहाँ पे देखोगे तक्षशिला यानी पाकिस्तान के एरिया से होते हुए ये आपको मथुरा भी ले जाएगा, दिल्ली भी ले जाएगा, ठीक है, बिहार भी ले जाएगा, और यूपी बिहार होते हुए इस तरीके से जा रहा है ये क्षेत्र। राजस्थान होते हुए सिंध, गांधार तक ये फैला हुआ था। और ये मार्ग अपने मतलब ये आगे जाकर मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक जुड़ता था, ठीक है। अगर यही मार्ग आगे पहुंचाते हैं, वापस से मैप में देखो तो ये कहीं ना कहीं देखो ये राजस्थान से भी होते हुए जाएगा और आगे मध्य एशिया को भी जोड़ देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्ग था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना था, ठीक है। किताब में ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, तो आप इसको समझ लीजिए। इस मार्गों से यानी इन क्षेत्रों का व्यापार यहाँ से आसानी से हो जाता था। अब इसका व्यापारिक महत्व क्या है ये देखते हैं। ये मार्ग जो है भारत को मध्य एशिया, चाइना, फारस और भूमध्य सागर क्षेत्र से जोड़ देता है। यहाँ से किस चीज़ का व्यापार होता था? यहाँ से रेशम का, मसाले का, धातुओं का, कपड़ों का, रत्नों का, ठीक है, इन सब चीज़ों का व्यापार जो होता था वो इसी मार्ग से होता था। नगरों के विकास में इस मार्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वापस से मैप देखते हैं, अब दक्षिणापथ की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस वाले रास्ते की, इस वाले रूट की बात कर रहा हूँ जो दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। समझते हैं, दक्षिणापथ का मतलब क्या है? भारत का जो दक्षिणी मार्ग है, ठीक है, ये भारत के उत्तर से यानी ऊपर से नीचे दक्षिण की दिशा की तरफ जाने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। और ये एक सांस्कृतिक मार्ग भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो कल्चर भी कहीं ना कहीं इधर से उधर, जब व्यापार होता है ना तो लोग एक दूसरे से केवल वस्तु नहीं खरीदते, कहीं ना कहीं कल्चर भी उनका आपस में मैच करता है, ठीक है। एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसकी संस्कृति में जो चीज़ें होती है उसको देखते हैं। फिर हम किसी से व्यापार करते हैं तो हमसे बात होगी तो वो भी हमारी कुछ ना कुछ सांस्कृतिक चीज़ों को भी देखेगा, ठीक है। तो ये भी था। इस मार्ग का उपयोग जो है वो प्राचीन काल में व्यापार के लिए, यात्रा के लिए और तीर्थ और सांस्कृतिक संपर्कों के लिए किया जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में ये जो मार्ग था किस लिए यूज किया जाता था? यहाँ से व्यापार होता था, लोग यहाँ से यात्राएं करते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करते हैं मुख्य दिशा और क्षेत्र। तो ये जो मार्ग है ना ये उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये मगध या गंगा घाटी से शुरू होता है और दक्षिण भारत का जो तटीय इलाका है वहां तक जाता है। प्रमुख रूप से ये मार्ग जो है ये इलाहाबाद, विदिशा, प्रतिष्ठान, ठीक है, कांचीपुरम जैसे नगरों से होकर गुजरता है। तो उस पूरे क्षेत्र में व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस मार्ग का महत्व क्या है? तो महत्व आप बताओगे भाई, क्योंकि व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट आपको यहाँ बता देना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार मार्ग है। और इससे निम्न वस्तुओं का व्यापार होता है। यहाँ से रेशम हो गया, मसाला हो गया, धातुएं हो गई, कीमती रत्न हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, इन सब वस्तुओं का क्या होता है? यहाँ से व्यापार होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आपने जरूर सुना होगा, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि अगर आप दिल्ली के बारे में जानते हैं तो आप इंद्रप्रस्थ नहीं जानते होंगे, ठीक। बात करते हैं इंद्रप्रस्थ की। इंद्रप्रस्थ आपने सुना होगा कि जो दिल्ली है, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, वो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ को समझते हैं।
तो दिल्ली का आरंभिक नगर जो है वो इंद्रप्रस्थ था। तो दिल्ली का सामरिक और भौगोलिक महत्व समझते हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अरावली पर्वतमाला जो है इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है इसके बीच में एक महत्वपूर्ण गली आ रहा है। ठीक है, यानी दिल्ली जो है आप देखोगे उसके एक तरफ आपको यमुना नदी दिखती है, दूसरी तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला दिखती है, और एक तरफ रेगिस्तानी कुछ इलाका दिखता है। उसके बीच का क्षेत्र जो है उसको दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ये स्थान जो है मध्य एशिया और दक्षिण भारत के बीच में व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था, जो कि हमने मैप में देखा था। अगर हम मध्य एशिया से देखें तो वो जो तक्षशिला वाला मार्ग था, जो जिसको उत्तरापथ कहा गया था, वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यापारिक मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको यही याद रखना है। अरावली की जो चट्टानें हैं ये शुरुआती मानव बस्तियों के स्थल रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अरावली की जो श्रृंखला है, पर्वतमाला है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, पाषाण युग के औजार और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष यहाँ पाए गए हैं। पाषाण युग के जो औजार हैं, पत्थर वाला जो युग था उस समय के जो औजार हैं आपने देखा होगा पत्थर वगैरह मिले थे। ठीक है, और हड़प्पा में जो बाद वाला काल है जहाँ पे हड़प्पा जो सभ्यता उसका पतन होने वाला था, उस समय के कुछ अवशेष मिले हैं, ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है। तो ये वही चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यमुना नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यमुना आपने देखा होगा, यमुना एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। यमुना को साफ कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, कुछ राजनेता इस तरीके की बातें भी करते हैं। ठीक है, तो यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। यमुना नदी को पलायन करने वाली नदी कहा जाता है। अब पलायन करने वाली नदी क्यों कहा जाता है, यानी ये यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो पहले तो कहीं और गिरती थी लेकिन बाद में कहीं और गिरने लगी, यानी इसने एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में ये चली गई, जिस कारण इसको पलायन करने वाली नदी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले ये जो यमुना नदी थी वो सरस्वती नदी में मिलती थी। ठीक है, लेकिन बाद में पूर्व की ओर बढ़ गई और ये गंगा से मिलने लगी, यानी कि गंगा में गिरने लगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पलायन करने वाली नदी। लगभग 4000 साल पहले यमुना की दिशा जो है वो बदल गई थी और ये दिल्ली के दक्षिण से बहने लगी थी। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण में यमुना के जो 6 प्राचीन प्रवाह मिले हैं, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले कि अलग अलग क्षेत्रों से ये जाती थी। इन स्थानों पर पत्थर के औजार और हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली है साक्ष्य के रूप में, जो कि आपने पहले ही देख लिया है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब दिल्ली रिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली रिज के महत्व को समझते हैं। दिल्ली में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो रिज में आते हैं, जो फॉरेस्ट में आते हैं, जो जंगल वाले क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस क्रॉली, ये एक विद्वान है थॉमस क्रॉली, इनके अकॉर्डिंग समझते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली रिज क्वार्टजाइट पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, कुछ पत्थर वाले क्वार्टजाइट पत्थर है जिसको क्वार्ट्ज कहा जाता है वैसे शॉर्ट में, उस पत्थर से बना ये क्षेत्र जो पूरा पाषाण काल के औजारों में यूज में होता था। यानी पूरा पाषाण काल में जो लोग होते थे जो पत्थर के औजार यूज करते थे वो इसी क्वार्ट्ज पत्थर के होते थे। ठीक है, तो ये भी पत्थर यहाँ पे मिले हैं। ये क्षेत्र प्राचीन जनजातियों के लिए प्राकृतिक आश्रय रहा होगा, यानी कि जो प्राचीन जनजातियां हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स रही होंगी, उनके लिए एक नेचुरल मतलब रहने का स्थान रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये कुछ सबूत हमको मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रप्रस्थ की उत्पत्ति और पौराणिक संदर्भ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको समझना। ठीक है, इंद्रप्रस्थ जो है इसको महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। तो कहा जाता है कि दिल्ली का सबसे पुराना नाम जो है वो इंद्रप्रस्थ माना जाता है। महाभारत के अकॉर्डिंग युधिष्ठिर जो है इसने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, किसने स्थापना करी थी, महाभारत में आपने युधिष्ठिर के बारे में पढ़ा होगा, तो इन युधिष्ठिर जी ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। ये नगर अमरावती यानी देवताओं की राजधानी जैसा था। ठीक है, और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको सगरप्रस्थ भी कहा जाता है, खांडव प्रस्थ भी कहा जाता है, ठीक है, सकरापुरी भी कहा जाता है। ये सब इसके पुराने या प्राचीन नाम हैं। तो किसने स्थापना करी थी, अगर महाभारत काल से जोड़ें तो आप कहोगे युधिष्ठिर ने स्थापना करी थी। ठीक है, पाली ग्रंथों में इसे इंडपट, ठीक है, अब ध्यान देना, जो पाली ग्रंथ है उसमें इंडपट कहा जाता है और कई जगह पे इसको इंडपटन कहा गया है। तो आपने देखा होगा आज के समय में, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ जो लैंग्वेज होती है उसका अपभ्रंश भी हो सकता है ये जो इंडपट पढ़ रहे हैं हम उसका अपभ्रंश होकर ये इंद्रप्रस्थ बनाओ। क्योंकि देखो आज जो हम हिंदी बोलते हैं, जो हिंदी में आपसे बोल रहा हूँ, जो आप हिंदी आपस में बातचीत में बोलते हो, वो आधुनिक हिंदी है, लेकिन प्राचीन समय में ये हिंदी नहीं होती थी। कभी वैदिक, ठीक है, वैदिक संस्कृत होती थी,
फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, अपभ्रंश, अवहट, फिर जाके आधुनिक हिंदी आई। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि पाली ग्रंथों में अगर इंडपट नाम लिखा मिला है तो हो सकता है कि इंडपट का ही अपभ्रंश बन के इंद्रप्रस्थ हुआ हो। ठीक है, और ये कुरु साम्राज्य की राजधानी भी होती थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरु साम्राज्य के बारे में आपने महाभारत में पढ़ा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुराना किला और इंद्रप्रस्थ का क्या संबंध है? ऐसा माना जाता है कि जो पुराना किला है वो प्राचीन इंद्रप्रस्थ का स्थान है, यानी जो आज के समय में जो पुराना किला है वो उसके आसपास का जो एरिया वो सब प्राचीन इंद्रप्रस्थ का ही एरिया था। हालांकि इसके कोई तगड़े साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं कि जिससे कहा जाए कि ऐसा एविडेंस है कि हाँ भाई ये वही क्षेत्र है जो इंद्रप्रस्थ होता था। ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। उपिंदर सिंह जो इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि पुराना किला चाहे इंद्रप्रस्थ ना भी हो फिर भी ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, क्योंकि पुराना किला जो है हमको 2500 साल पुराना इतिहास बता देता है। ठीक है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक और ऐतिहासिक प्रमाण, यानी लिटरेचर में क्या इसके प्रमाण मिले हैं, कोई लिखित में कुछ मिला है या नहीं मिला है, इसको देखेंगे। ऐतिहासिक प्रमाण को देखते हैं, इतिहास में कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखा था। ये हम पहले ही 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी आईने अकबरी अबुल फजल ने जो लिखा था उसमें बताया गया है कि दिल्ली को मूलतः इंदपत कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पे? इंदपत। नाम ध्यान रखिए, इंदपत। इंद्रपत इंद्रप्रस्थ बन गया। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो। हुमायूं जो था उसने क्या करा, ये जो इंद्रपत गढ़ था इसको दोबारा से पुनर्निर्मित करा और इसका नाम रख दिया दीनपना, यानी यहाँ पे नाम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, फिर सम सिराज अफीफ जो है इन्होंने इंद्रप्रस्थ एक परगना मुख्यालय था, इनके अकॉर्डिंग ये बताते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ है ये एक मुख्यालय हुआ करता था, परगना एक क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद नरैना यहाँ पे शिलालेख मिला है जो कि 14वीं सदी का है। इसमें इंद्रप्रस्थ के पश्चिम का उल्लेख मिला, यानी इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में कोई क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी मिली, यानी कि वहां पे क्या हो गया, इंद्रप्रस्थ नाम मिल गया। तो उससे भी इंद्रप्रस्थ की थोड़ी सी पुष्टि हो जाती है। बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं उसमें इंद्रप्रस्थ को युधिष्ठिर गोत्र से संबंधित बताया गया है। ठीक है, तिलपत में खुदाई जो हुई उसमें पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू के सबूत मिले। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू क्या होता है? तो ये बर्तन होते हैं, अलग अलग काल के बर्तनों को अलग अलग नाम दिया गया था। मैं आपको इसका फुल फॉर्म दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। यहाँ पे पीजीडब्ल्यू का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर, यानी ऐसे मिट्टी के बर्तन जो पेंटेड हो रखे थे, ग्रे कलर के थे। ठीक है, तो धूसर रंग के लगते थे, थोड़े धूसर रंग के लगते थे और चित्रित होते थे, चित्र वगैरह बने होते थे, आर्यकाल का माना जाता है। ठीक है, और इसका काल ये है 1200 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ऐसे बर्तन मिले थे। जो दूसरा था एनबीपीडब्ल्यू, ये कौन से बर्तन होते हैं भाई? तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, यानी ऐसे बर्तन थे जो ब्लैक कलर के कलर से, पेंट से मान लीजिए इसको पॉलिश किया जाता था। ठीक है, 700 से 200 ईसा पूर्व के आसपास का काल में मिलते हैं। चमकीले होते थे, काले रंग के होते थे और महाजनपद युग में इस प्रकार के बर्तन भी देखने को मिले हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ये बर्तन होते थे। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक इतिहासकारों के दावे। अलेक्जेंडर कनिंगम ये आधुनिक इतिहासकार हैं अंग्रेजों के समय के। तो इन्होंने क्या कहा है समझिए, ये इंद्रप्रस्थ को टॉलीमी के इंद्रपत से जोड़ा है इन्होंने। ठीक है, जो टॉलीमी के जो इंद्रप्रत है जो अभी हमने पढ़ा था उससे इन्होंने इंद्रप्रस्थ को जोड़ दिया, यानी जो इंद्रप्रत नाम हमको मिलता है वही इंद्रप्रस्थ था, ऐसा ये बताते हैं। फिर विलियम्स जोन्स जो हैं इन्होंने इंद्रप्रस्थ और अयोध्या को प्राचीन हिंदू राजधानी बता दिया। अयोध्या तो आप जानते हैं भगवान राम से जुड़ी हुई है, लेकिन जो ये इंद्रप्रस्थ है ये महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए इन्होंने हिंदुओं का प्राचीन राजधानी के रूप में बताया है। फिर सैयद अहमद खां, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि युधिष्ठिर ने 1450 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करी थी। दुष्यंत ने हस्तिनापुर से राजधानी जो था वो यहाँ पे लेकर आ गया था। ठीक है, हस्तिनापुर से अपनी राजधानी यहाँ ले आया था। फिर अनंगपाल तोमर, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लालकोट जो है उसको इंद्रप्रस्थ बताया, यानी अमर ये जो अनंगपाल तोमर थे ये जो राजा थे इन्होंने जो लाल कोट बनवाया था, इनका जो लाल कोट था, ठीक है, वो लाल रंग का किला था, इसको लाल किला भी कहा जाता है। तो ये जो लाल कोट था ये इंद्रप्रस्थ इन्होंने इसको बताया है। ठीक है, हालांकि उनके कुछ दावे बाद में वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुए, अस्वीकृत कर दिए गए, लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा ऐसा कहा है तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो बेशक से गलत साबित हो गया हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा कि किसने क्या क्या कमेंट करा है किस चीज पे। इंद्रप्रस्थ जो है इसका एक ऐतिहासिक मिथक, यानी इतिहासकारों, लेखकों, पुरातत्वविदों ने इंद्रप्रस्थ को
दिल्ली की उत्पत्ति का प्रतीक माना है। ठीक है, दिल्ली की उत्पत्ति जो हुई है वो इंद्रप्रस्थ से हुई है, ऐसा इन्होंने माना है। पुरातात्विक प्रमाण सीमित है, क्योंकि जो भी खुदाई से मिलने वाले सबूत है वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन साहित्यों में, लिटरेचर में जो कुछ ग्रंथ वगैरह है, किवंदितियां, वही किवंदिति का मतलब जानते हो ना, ओरल ट्रेडिशन, यानी दादाजी ने अपने पुत्र को बताया, उसने अपने पुत्र को बताया, उसने अपने पुत्र को बताया, एक परंपरा चली आ रही है। उसमें लोगों की स्मृति यानी यादों में, ग्रंथ में, और जो परंपराएं हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी जीवित है। ये मिथक और सत्य के मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ इतिहास और कल्पना का संगम है। तो इंद्रप्रस्थ को अलग अलग प्रकार के लोगों ने, अलग अलग प्रकार के जो विद्वान हैं, विद्वानों ने अलग तरीके से दर्शाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये है। बात करते हैं दिल्ली क्षेत्र के 5 प्रस्थ। दिल्ली क्षेत्र के 5 प्रस्थ कौन से हैं? तो उसमें आ जाता है इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा स्वर्णप्रस्थ, जिसको आज की डेट में सोनीपत कहा जाता है। पानप्रस्थ, यानी जिसको आज के समय में पानीपत कहा जाता है। व्याघ्रप्रस्थ जो है, इसको आज के समय में बागपत कहा जाता है। ठीक है, तिलप्रस्थ को तिलपत कहा जाता है। तो ये 5 प्रस्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पांडवों के 5 प्रस्थ यानी 5 गांवों की बात चल रही है। प्रस्थ मतलब यहाँ पे गांव से है। ठीक है, तो महाभारत के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण ने दुर्योधन से शांति के लिए 5 गांव मांगे थे। अगर आपने महाभारत वगैरह देखी है तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से 5 गांव कहा था कि हमें बस 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा था? दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुमको एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और यही कारण बना था महाभारत के युद्ध का, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तिलपत की बात करते हैं। तिलपत जो है हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में है। ठीक है, तिलपत कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और दिल्ली और फरीदाबाद क्या बहुत दूर है? नहीं, आसपास ही है। ठीक है, तो ये है। आईने अकबरी में इसे दिल्ली के अधीन एक परगना कहा गया है, यानी आईने अकबरी में कहा गया है कि ये दिल्ली के अधीन होता था। कभी ये जो तिलपत है ये दिल्ली के अधीन ही होता था, उसके आसपास का ये एरिया है। ठीक है, कहा जाता है कि शाही खजाने में योगदान था इसका, और सैनिक योगदान भी था, क्योंकि 400 पैदल सैनिक वगैरह, घुड़सवार वगैरह यहाँ पे थे। और एक ईंटों के किले का उल्लेख भी इसमें मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक घटनाओं की बात करते हैं। 1658 में औरंगजेब के शासन में, ठीक है, ये जो तिलपत था इसको गढ़ी कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? तिलपत गढ़ी कहा गया है, यानी इसे तिलपत गढ़ी का नाम दे दिया गया है। फिर 1669 ईस्वी में जमींदार गोकुला के नेतृत्व में यहाँ पर एक जाटों का विद्रोह हो गया था, जिसको जाट विद्रोह कहा जाता है। ये तिलपत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में है। जब भी तिलपत के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ये जाट विद्रोह जरूर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर पानीपत की बात करते हैं। तो पौराणिक पृष्ठभूमि जो है इसकी महाभारत में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, महाभारत के समय में कहा जाता है कि जो पांडव थे उनके द्वारा बसाया गए जो 5 प्रस्थ थे उसमें से एक होता था, कौन सा? पानीपत। ठीक है, इसका प्राचीन नाम जो था वो था पांडुप्रस्थ। तो पांडुप्रस्थ प्राचीन, आज के समय में क्या कहा जाता है? पानीपत कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध या 3 प्रमुख लड़ाइयाँ भी हुई है, जिसमें पहला जो युद्ध था वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी वाला था। ठीक है, बाबर जिसमें जीत जाता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, हमने पढ़ा हुआ है। फिर दूसरा 1556 में अकबर वर्सेस हेमू हुआ है। ठीक है, अकबर जीत गया, मुगल सत्ता जो था दोबारा से स्थापित हुई। 1761 में हुआ तीसरा युद्ध, जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। मराठों की हार हो गई, अंग्रेजों का उदय होता है यहाँ पे। तो ये 3 युद्ध जो है ये याद रखना, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा याद रखोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा हस्तिनापुर। इसको हाथियों का नगर कहा जाता है, यानी हस्ती का मतलब है हाथी। ठीक है, और पुर का मतलब होता है नगर, यानी हाथियों का नगर। ठीक है, तो राजा हस्ती द्वारा, यानी एक राजा थे जिनका नाम हस्ती था, उनके द्वारा स्थापित ये माना जाता है कि राजा हस्ती ने इसको स्थापित किया था। उसी उन्हीं के नाम पे हस्तिनापुर इसका नाम पड़ गया। ठीक है, महाभारत में इसे कौरवों की राजधानी बताया गया है, यानी जो कौरव लोग थे, ठीक है, उनकी राजधानी बताया गया है महाभारत में इसको। धृतराष्ट्र हो गए, गांधारी हो गए, इनके जो 100 पुत्र थे जो कि कौरव है, वो यहीं पे जन्मे थे। ऐसी कुछ कहानियां बताती हैं। ठीक है, महाभारत में बताया जाता है। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, क्या इसके कुछ सबूत भी मिले हैं या नहीं, तो इसको देखते हैं। कांस्य युग की गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति जो थी, यानी ये जो संस्कृति थी इसमें 1200 ईसा पूर्व के बाद लौह युग में विकसित हुआ है। ठीक है,
इसके बाद पीजीडब्ल्यू, जो मैं आपको पहले मैंने बताया था, वो ग्रे कलर के बर्तन होते थे, चित्रित होते थे, धूसर कलर के होते थे। तो ये संस्कृति वैदिक काल में प्रचलित थी। बीबी लाल जो थे, जिन्होंने खुदाई करवाई थी, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि पीजीडब्ल्यू परतों से महाभारत काल की संभावना जताई है, यानी इन्होंने खुदाई करवाई है तो कुछ पीजीडब्ल्यू बर्तन मिले हैं जो ग्रे कलर के होते हैं, धूसर कलर के होते हैं। तो उससे इन्होंने कहा है कि कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर महाभारत की परंपराओं को ऐतिहासिक संदर्भ देने का प्रयास किया गया है। महाभारत की जो परंपराएं हैं उससे भी इसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। आईने अकबरी कहती है कि ये दिल्ली सरकार के अधीन परगना था, ठीक है, दिल्ली की जो सरकार होती थी उसके अंतर्गत ये परगना आता था। इसमें टैक्स आता था इतना, और सेना जो थी वो 300 पैदल सैनिक होते थे, घुड़सवार सेना भी इसमें होती थी। इसे प्राचीन हिंदू बस्ती कहा जाता था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक परंपरा की बात करते हैं। तो जो जैन परंपरा है इसमें भी इसको इम्पोर्टेंट बताया गया है। सम्राट संप्रति यानी अशोक का जो पौत्र है उसके द्वारा यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। आज भी जैन धर्म के जो तीर्थ स्थल है उसके रूप में भी क्या है ये मौजूद है, ठीक है, प्रसिद्ध है, फेमस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो प्रस्थ हैं 5, इनके बारे में आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इस टेबल को आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, इसको आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। अब बात करते हैं दिल्ली का राजनीतिक इतिहास की। तो प्रारंभिक काल जो है जिसको इंद्रप्रस्थ युग कहा जाता है, उस समय देखते हैं। तो दिल्ली की जो सबसे पुरानी पहचान है वो इंद्रप्रस्थ के नाम पे है, जिसको इंद्रपत भी कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे प्राचीन हिंदू राजधानी होती थी, हिंदू शासक होते थे। ये काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है, इतना पुराना ये काल है। उस समय भारत के कई छोटे छोटे राज्य और कुछ प्रमुख जो होते थे वो यहाँ पे शासन किया करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो मेन जो नगर थे उसमें पाटलिपुत्र वगैरह जो था ये काफ़ी शक्तिशाली था, ठीक है। अब दिल्ली जैसे इंद्रप्रस्थ है, उसके बाद काफ़ी दूर जाके पाटलिपुत्र है जो कि आपको पटना में देखने को मिलता है, ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी होती थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने समय की। तो बहुत लंबे समय तक अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंदू शासकों ने यहाँ पे अपना शासन किया था। फिर मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य की बात करें 321 से 185 तक। यहाँ पे सम्राट अशोक जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, घनानंद को यानी नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। किसकी सहायता से करी थी? चाणक्य की सहायता से करी थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट अशोक जो है उसका शासन जो है लगभग लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। दिल्ली क्षेत्र, ठीक है, खासकर जो पुराना किला वाला क्षेत्र है उसमें NBPW ये जो बर्तन है वो मिले हैं, यानी जो ब्लैक कलर के जो पॉलिश किए हुए बर्तन होते हैं वो यहाँ पे मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि मौर्य काल में दिल्ली में बस्तियां होती थी। 1966 में कालकाजी दक्षिणी दिल्ली में अशोक के शिलालेख मिला है। दिल्ली का जो कालकाजी वाला इलाका है वहाँ पे अशोक का शिलालेख मिला है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि उस समय में यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र थे। यानी अशोक के शिलालेख अगर दिल्ली में मिल रहे हैं तो यानी इससे आपको पता लग जाता है कि ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र जरूर रहा होगा, ठीक है। फिर मौर्यों के बाद के काल को देखते हैं। मौर्यों का पतन हो जाता है भारत में, फिर छोटे छोटे प्रांतीय राज्य उभर जाते हैं। पुराना किले में खुदाई से क्या मिला है? मौर्योत्तर काल से लगातार निवास के प्रमाण मिले हैं। यानी जब पुराने किले में खुदाई करवाई गई उस एरिया में तो पता लगा कि वहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है, उनके रहने के सबूत मिले हैं। फिर गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्तों ने गंगा घाटी से लेकर नर्मदा के उत्तर तक शासन किया था। ये भारत के लिए स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। साहित्य की बात करें तो कालिदास के नाटक हो गए, गणित और खगोल शास्त्र के ग्रंथ इसी समय के हैं। फिर तकनीकी उपलब्धि देखें तो लौह स्तंभ, लौह स्तंभ बहुत फेमस है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा लोहे का खंबा है जो कि दिल्ली में गड़ा हुआ है, ठीक है। और ये खंबा जो है इसमें आज तक जंग भी नहीं लगा है। तो ये कैसा लोहा होगा, कितना पुराने समय का है सोचो। बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा है, ठीक है, जो आज कुतुब परिसर में आपको देखने को मिलता है। ये गुप्तों की उन्नत धातुकला तकनीक का प्रमाण है कि गुप्तों ने उस समय जो गुप्त थे किस प्रकार की वो उनको जानकारी थी, ठीक है, धातुओं का कितनी उन्नत धातु होती थी उस समय में, जो टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में एक सबूत है, एक साक्ष्य है। फिर गुप्तों के बाद का काल यानी जो गुप्तोत्तर काल है। तो गुप्त साम्राज्य के बाद देश में फिर से छोटे छोटे राज्य में बट चुका था। फिर हर्षवर्धन आए, ठीक है,
इनकी राजधानी कन्नौज थी। फिर हूणों और अरब जो आक्रमण थे वो आक्रमण होने लगे थे, तो इन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया। बाद में कन्नौज में 3 राजवंशों का संघर्ष चला, तो ये आपस में लड़ते थे, जिसमें प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए, ठीक है। इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष था, आपस में ही लड़ते रहते थे। प्रतिहारों के शासन में दिल्ली जो थे उनके अधीन थी। जब प्रतिहारों का शासन आया तो इन्होंने दिल्ली में शासन करा। और तोमर राजवंश प्रतिहारों के स्थानीय शासक होते थे, ठीक है। तोमर के बारे में आप पढ़ोगे आगे। तोमर राजवंश 8वीं से 12वीं सदी, ठीक है। तो ये प्रतिहारों के अधीन होते थे, लेकिन 11वीं सदी तक ये स्वतंत्र शासक बन गए थे। शुरू में तो ये प्रतिहार शासकों के अंडर में थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र बन चुके थे। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो सूरज कुंड वाला क्षेत्र होती थी, ठीक है। आज भी अनंगपुर नाम का जो गांव है वो अनंग पाल जो तोमर राजा थे, शासक थे, उनके नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अनंग पाल तोमर जो थे वो लगभग 8वीं सदी के शासक है। दिल्ली के प्रथम स्थानीय शासक माने जाते थे, कि दिल्ली के ही थे, लोकल थे और यहीं के शासक थे, ठीक है। लालकोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लालकोट का निर्माण करवाया था। तो तोमरों ने अपनी राजधानी सूरज कुंड से लालकोट, यानी जो मेहरौली वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो कुतुब क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर ली थी। अब देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सूरज कुंड में इनकी राजधानी थी, वहां से ट्रांसफर कर लिए, शिफ्ट कर लिए कहाँ पे, दिल्ली के जो मेहरौली वाला क्षेत्र है जिसको कुतुब क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे लालकोट। लालकोट जो था एक लाल रंग का किला था, ठीक है, उसको लाल किला भी कहा जाता है। अब ये लाल किला जो आज के समय में आप रेड फोर्ट देखते हो, ठीक है, शाहजहां वाला, मैं उस लाल किले की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लाल कोट था, इसको लाल किला कहा जाता है। ये दिल्ली का असली लाल किला और पुराना लाल किला माना जाता है, ठीक है। तो ये मजबूत किलेबंदी थी, सुंदर मंदिर वगैरह थे यहाँ पे, एक बड़ा जलाशय और तालाब वगैरह बनवाया गया था यहाँ पे, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने लगी थी, शहर की सीमा जो थी वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ाई गई, तो ये सब था। अब एक दिल्ली जो है एक ऐतिहासिक शहर के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, तो इसको समझते हैं। तो दिल्ली का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। और इस बात का ये सबूत है कि ये क्षेत्र जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा था कभी ना कभी। यहाँ पे धम्म का प्रचार भी हुआ था, ठीक है। जो धम्म का प्रचार अशोक करता था वो यहाँ पे भी पहुंच चुका था। अब यहाँ पे धम्म से कंफ्यूज नहीं होना, धम्म का मतलब धर्म नहीं है। कई बच्चे धम्म को सोच लेते हैं ये टाइपिंग की मिस्टेक लग रहा है मुझको, ये तो धर्म होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, इसको धम्म ही कहा जाता है। धम्म का मतलब क्या था, धम्म में कुछ अच्छी अच्छी बातें थी जिसे आप नैतिक शिक्षा के रूप में मान सकते हैं, यानी अशोक ने उसका प्रचार करवाया था, ठीक है, जिसमें नीति और सदाचार थी। जैसे कि क्या क्या बातें थी, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, छोटों का आदर करना चाहिए, कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें इसमें थी जो धम्म के अंदर थी। इसका प्रचार दिल्ली में भी होता था, क्योंकि अशोक के शिलालेख यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली में जो श्रीनिवासपुरी है या जो बहापुर क्षेत्र है, इसको देखते हैं। यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट मिले हैं, ठीक है, जिसको छोटे शिलालेख कहा जाता है। 1966 में अपने मूल स्थान पे खोजा गया था, यानी ओरिजिनल स्थान पे खोजा गया होगा। और ये दिल्ली का इकलौता मतलब शिलालेख है जो अपने वास्तविक स्थान पर है, यानी जो जिस जगह पे था वो आज भी उसी जगह पे है, उसको इधर से उधर नहीं किया गया। तो ये था। अब यहाँ पे ये जो माइनर रॉक एडिक्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है, ये छोटे शिलालेख होते हैं, यानी अशोक के द्वारा जारी किए गए छोटे छोटे शिलालेख जिनका आकार छोटा होता था। मुख्य रूप से इसमें व्यक्तिगत उपदेश होते थे, धार्मिक विचार होते थे या नैतिक संदेश होते थे, कुछ इस प्रकार के ये शिलालेख होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ। इसका जो मूल स्थान है वो मेरठ में है, मेरठ यानी यूपी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने क्या करा था, इसको मेरठ से उठाकर दिल्ली ले आया था ये, ठीक है। दिल्ली में इसको स्थापित करवा दिया था। और इसमें 6 उत्कीर्ण मिले, 6 इंस्क्रिप्शन मिले, यानी लिखित में मिले ऐसे ऐसे 6। नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा स्तंभ, नाम से ही पता लग रहा है टोपरा, टोपरा कहाँ पे, हरियाणा, ठीक है। इसमें 7 उत्कीर्ण मिले हैं। इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था और फिरोज शाह कोटला में इसको स्थापित करवाया गया था। यानी कि ये क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो शिलालेख हैं वो मिले कहीं और हैं, उसको लाकर दिल्ली में रख दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसा था, लेकिन एक जो बहापुर वाला है वो दिल्ली में ही मिला है। तो आप ऐसे बता सकते हो, देखो लाल कोट की बात करें तो लाल कोट जो है अनंगपाल तोमर द्वितीय ने इसका क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, तोमर डायनेस्टी के तहत। बाद में पृथ्वीराज चौहान का शासन जब आता है, ठीक है, उन्होंने इस लाल कोट को और एक्सपेंड कर दिया और बड़ा कर दिया। अब इसको क्या कहा जाने लगा, किला राय पिथौरा।
फिर बाद में आ जाते हैं तुर्क इन्वेजन हो जाता है, ठीक है, हमला हो जाता है और ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं। तो फिर ये तुर्कों के हाथ में चला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके हाथ में चला जाता है ये। तो फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वगैरह में बाद में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लाल कोट कुछ इस प्रकार का किला होता था, इसको दिल्ली का ओरिजिनल लाल किला कहा जाता है, सबसे पहले यही था, ठीक है। अब ये वो लाल किला नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो तोमर वंश के राजपूत राजा थे जिनका नाम था अनंगपाल, ठीक है, अनंगपाल तोमर। ये इनकी राजधानी जो थी सूरजकुंड के क्षेत्र के आसपास होती थी। बाद में अपनी राजधानी को ये पश्चिम की तरफ ले आए थे। फिर इन्होंने क्या करा था, लाल कोट को अपना गढ़ बनाया था और यहाँ पे ये किला बनाया था, ठीक है, जो आज के समय में कुतुब मस्जिद वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली का सबसे पहले अभिलेख संदर्भ जो है वो दिल्ली का नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अब देखो इंद्रप्रस्थ दिल्ली, तो इंद्रप्रस्थ से क्या सीधा नाम दिल्ली पड़ गया? नहीं, कहते हैं कि दिल्ली तो नाम बाद में पड़ा, उससे पहले इसका नाम होता था ढिल्ली का, ठीक है। देखो ढिल्ली का, कई जगह पे ढिल्ली कहा जाता है, यानी इसका नाम जो था ढिल्ली था, ढिल्ली से इसका नाम पड़ गया दिल्ली। ऐसी भी कुछ कहानियां हैं, तो ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए दिल्ली का जो सबसे पहला अभिलेखों में जो सबूत मिला है जिससे दिल्ली का नाम पड़ा है वो कहाँ से मिला है? वो चाहमान जो शासक थे सोमेश्वर के द्वारा जारी किया गया एक उदयपुर जो बिजोलिया रोग था उस शिलालेख में पाया गया। यानी कि एक चहमान जो शासक थे सोमेश्वर, उनके द्वारा जारी किया गया एक मतलब एक शिलालेख था, ठीक है। उस शिलालेख में नाम मिला है हमको ढिल्ली का। अब ढिल्ली का से अंदाजा लगाया गया है कि ये जो ढिल्ली का है वो दिल्ली के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो चहमान शासक थे जिनका नाम था विग्रह राज चतुर्थ, इन्होंने ढिल्ली का पर कब्जा करने का उल्लेख करा है। यानी इन्होंने उसमें लिखा है शिलालेख में कि उन्होंने ढिल्ली का पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि तोमर की राजधानी जो है इसका नाम जो है मूल रूप से यानी ओरिजिनल नाम जो था वो पहले ढिल्ली का होता था, बाद में ढिल्ली का से ढिल्ली पड़ गया नाम, ठीक है, और फिर ढिल्ली से दिल्ली पड़ गया नाम, ऐसा कहा जाता है। दिल्ली का सबसे पुराना शहर जो था जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं वो राय पिथौरा, ठीक है, जो कि थोड़ा थोड़ा अब टूट गया है, लुप्त होने को हो रहा है। अजमेर के जो चौहान शासक थे विग्रह राज चतुर्थ, इन्होंने क्या करा था, तोमरों की जो दिल्ली का थी उस पर कब्जा कर लिया था। फिर इनके जो पोते थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने क्या करा, वो लाल कोट जिस पे इन्होंने कब्जा कर लिया था उसको इन्होंने क्या करा, विस्तारित कर दिया और बड़ा करा, ठीक है। और बाद में इसको नाम दिया गया किला ए राय पिथौरा, किला ए राय पिथौरा, जिसको राय पिथौरा का किला भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको एक्सपेंड करके बनाया था। कुतुब मस्जिद के चारों ओर उनके शहर की जो दीवारें हैं उससे इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। फिर 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पे कब्जा कर लिया, यानी अब पृथ्वीराज चौहान के हाथ से भी जा चुका है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है मध्यकालीन दिल्ली की, और दिल्ली सल्तनत वगैरह की यहाँ पे स्थापना आ जाती है। जो पहले ये जो पृथ्वीराज चौहान हो गए या जो तोमर वगैरह थे वो सब हिंदू शासक थे, लेकिन ये आ जाते हैं मुस्लिम शासक, ठीक है। तो यहाँ से दिल्ली बदल जाती है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, एक राइटर है जिनका नाम है राणा सफवी, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसको कहा जाता है वेयर स्टोन्स स्पीक हिस्टोरिकल ट्रेल्स इन महरौली, यानी महरौली और दिल्ली के बारे में इन्होंने लिखा है। तो क्या लिखा है इसको समझते हैं। ये कहते हैं, ये लेखक कहते हैं कि अगर दिल्ली में एक जगह है जो एक ही बार में 1000 साल का इतिहास का एक्सपीरियंस करा देता है, यानी हमको फील करा देता है, यानी भावनात्मक रूप से हमको ऐसा महसूस करा देता है, एक किला जो 1000 साल पुरानी बातों को याद करवा देता है, तो वो है लाल कोट, ठीक है। ये वही लाल कोट है जिसको किला राय पिथौरा कहा गया था, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि लाल कोट दिल्ली का मूल लाल किला था। अब इस लाइन को समझना, यानी जो लाल कोट है, ठीक है, ये दिल्ली का असली लाल किला है जिसे आज भी हम लाल किला कहते हैं, ठीक है। यानी जिस चीज को आज हम लाल किला कहते हैं वो किलाए मुबारक कहा जाता था। यानी आज की डेट में आप लाल किला जाओगे दिल्ली में देखने, जिसको आप लाल किला देख कर आ रहे हो, वो लाल किला बाद में लाल किला कहा जाने लगा है, उसको पहले किला ए मुबारक कहा जाता था। दिल्ली का असली जो लाल किला है वो कौन सा है, वो लाल कोट है, ठीक है। तो ये आपको अंतर समझना है, कहीं आप दोनों को एक ही समझ लो। अब बात करते हैं लाल कोट में उत्खनन का कार्य, यानी ये जो किला था यहाँ पे खुदाई का काम हुआ।
तो 11वीं शताब्दी के मध्य में तोमर शासक अनंगपाल जो द्वितीय हैं उन्होंने इसको बनवाया था और एक 4 दीवारी के रूप में बनवाया था इसको, ठीक है, सैन्य चौकी के रूप में बनवाया था। क्यों? क्योंकि रक्षा करा जा सके, ठीक है, अपनी जो राजधानी है उसकी रक्षा करने के लिए इन्होंने उसको एक किले के रूप में बनाया था। लालकोट में 1957 और 1961 के बीच और बाद में 1991 और 1995 के बीच यहाँ पे क्या किया गया? खुदाई का काम हुआ, ठीक है, उत्खनन का काम किया गया। लालकोट में 1991 और 1995 के बीच में खुदाई हुई तो यहाँ पे क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले, यहाँ पे कुछ मूर्तियां मिली, ठीक है, यहाँ पे तांबे के सिक्के मिले, यहाँ पे कुछ कीमती पत्थर मिले जिनकी जो गोल गोल होते हैं मोती वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ मोती और उसकी कुछ मालाएं मिली। नेक्स्ट है हमारा इतिहासकार उपिंदर सिंह के अनुसार तो 2 सांस्कृतिक चरण की पहचान करी गई है दिल्ली के बारे में जब दिल्ली को पढ़ा जाता है। एक अवधि जो है वो राजपूत चरण है, ठीक है, राजपूतों का शासन जो 11वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के अंत तक चला था, ठीक है। फिर दूसरी अवधि मिली है उसे सल्तनत काल कहा जाता है, ठीक है, जो 12वीं से 14वीं शताब्दी जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, ठीक है, लोधी वंश हो गया, ये जो वंश आप देखते हो ये बाद वाले काल में मिले हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तुर्कों के खिलाफ रक्षा के लिए लालकोट को मजबूत बना दिया था, ठीक है, और ये शहर जो था किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाने लगा था। इस शब्द का प्रयोग पहली बार जो है 16वीं शताब्दी में इतिहासकार अबुल फजल जो है जिसने आईने अकबरी लिखी है उसमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है, यानी आईने अकबरी में जो लाल कोट था उसका नाम बदला हुआ मिला। क्या नाम मिला यहाँ पे इस समय में? इस समय में इसको किलाए राय पिथौरा कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने क्या करा यहाँ पे अध्ययन करा तो उन्होंने इन खंडरों का बीच में एक अंतर बताया। ये कहते हैं कि तोमरों के द्वारा जो निर्मित पुराना किला था, ठीक है, उसको लाल किला कहा जाता है, पुरानी जो किलेबंदी थी उसको लाल किला कहा जाता है, लेकिन जो चाहवानों यानी जो चौहानों के द्वारा निर्मित किला था उसको किलाए राय पिथौरा कहा जाता है, ठीक है। अब कैथरीन बी आशेर जो है उन्होंने क्या कहा है, ये देखो, ये कहते हैं कि किला राय पिथौरा जो है वो एक शहर के रूप में काम करता था, ठीक है, किला राय पिथौरा एक शहर के रूप में, जबकि लालकोट किला जो था, ठीक है, जबकि लालकोट जो था वो एक किले के रूप में था, यानी वो एक किला था केवल जो कि रक्षा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जो किलाए राय पिथौरा बनाया गया बहुत बड़ा कर दिया गया तो वो एक शहर की तरह काम करता था, लोग वहां रहते थे, आते जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से किला राय पिथौरा जो पुराने गढ़ से 2 गुना बड़ा था और यहाँ पे और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, ठीक है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ किला था। आगे आशेर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि पृथ्वीराज ने 1192 ईस्वी में तुर्कों के हाथों चहमान साम्राज्य जो था, इनका जो चहमान साम्राज्य था वो खो दिया था। गौरी के गवर्नर कुतुब अल दीन ऐबक ने किला राय पिथौरा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया और साइट के पुराने नाम को पुनर्जीवित करा और इसका नाम ढिल्ली, ठीक है, जिसको आज के समय में दिल्ली कहा जाता है, इसने उसका नाम बदल के ढिल्ली रख दिया था। तो ये पूरा का पूरा आप इस तरीके से देख सकते हो और यहाँ चौहान तक का बता रखा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सल्तनत काल कहा जाता है, ठीक है, सल्तनत काल जिसमें दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आगे देख सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा हमने दिल्ली का इतिहास पढ़ा है। एक वो प्राचीन समय जब इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, फिर मौर्य के समय में उसके बारे में पढ़ा, गुप्तों के समय में पढ़ा, गुप्त के बाद हर्षवर्धन के समय में पढ़ा, प्रतिहार के समय में पढ़ा, फिर तोमर का पढ़ा, फिर चौहान वंश का पढ़ा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब बात करते हैं मेहरौली का लौह स्तंभ। आप मेरे पीछे एक बार देखिए, ये लौह स्तंभ है। ऐसा कहा जाता है ये बहुत पुराने समय से है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। हम अपने घर में कोई लोहे की वस्तु रखते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल में, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है, लेकिन ये इतने प्राचीन समय से है लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो ये लोहे की अच्छी क्वालिटी दिखाता है। तो मेहरौली लौह स्तंभ जो है वो कुतुब परिसर में है, 23 फीट, ठीक है, ऊंचा और 8 फीट 23 फीट 8 इंच ऊंचा है, सॉरी, ये 23 फीट 8 इंच ऊंचा है, लगभग लगभग आप इसको मान लो 23.5 फुट से ज़्यादा या 24 फुट के आसपास मान लीजिए। मेहरौली स्तंभ के शीर्ष पर एक उल्टा कमल बना हुआ है, ठीक है, ऊपर एक उल्टा कमल बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि ये जो विष्णु का वाहन होता है गरुड़, ठीक है, वैसा कुछ प्रतीक के रूप में देखने में लगता है कि जैसे विष्णु का जो वाहन है उसके प्रतीक के रूप में लगता है देखने में। मेहरौली लौह स्तंभ जो है 4th शताब्दी का है। इस स्तंभ पर कई शिलालेख भी मिले हैं जिनमें प्रत्येक में
अलग अलग राजाओं का जिक्र है, यानी इसमें कुछ शिलालेख मिले हैं जिसमें अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, लोहे के स्तंभ के जो पश्चिमी मुख है वहां पे पाया गया है कि सबसे लंबा शिलालेख जो है वो चंद्र नामक राजा की ओर इशारा कर रहा है। अब वो चंद्र नामक राजा कौन है, तो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने मूल रूप से विष्णुपद पहाड़ी जो थी उस पर एक स्तंभ खड़ा किया था। ठीक है, तो ये जो राजा है इसकी पहचान करिए इतिहासकारों ने सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में। शिलालेख से ये भी पता चलता है कि ये जो स्तंभ है ना, ये दिल्ली के तोमर राजाओं के संरक्षण में नहीं बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार की कलाकृति जो है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत शक्ति के केंद्र में बनाई गई होगी, क्योंकि आसपास किसी भी क्षेत्र में ऐसे कोई सबूत मिले नहीं थे। ठीक है, ऐसी कोई शिलालेख की जानकारी मिली नहीं थी, तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं दूर का होगा ये। और इतनी भारी चीज को स्थानांतरित करने में कहीं ना कहीं मतलब कठिनाई भी हुई होगी। तो इससे अंदाजा क्या लगा दिया गया कि विष्णुपद हो सकता है कि संभवतः बिल्कुल वहीं पे आसपास ही स्थित रहा होगा, पहले से ही रहा होगा। ठीक है, इसलिए ये संभावना है कि स्तंभ को कुछ ही दूरी से आसपास से ही उसको ट्रांसफर कर लिया गया होगा, क्योंकि बहुत दूर से इसको लाना पॉसिबल नहीं था, भारी चीज होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि तोमर शासक जो थे उन्होंने अपना अधिकार मजबूत करने के लिए यहाँ पे कब्जा किया था। तोमरों ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कलाकृति के रूप में इसको देखा, फिर तुर्कों ने इसका इस्तेमाल करा। ठीक है, और इसको मस्जिद के प्रांगण के बीच में रख लिया। तो इस प्रकार से जो शिलालेख वगैरह थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे। ठीक है, और ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है, यानी हैरान करने वाली बात है कि लोहे का शुद्ध रूप और उस समय में उसको ढालने का तरीका, इतना ऐसा कौशल यानी ऐसी स्किल रही होगी उस समय के जो लोग थे। ठीक है, जो भी मतलब उसको ढालते थे, कि आज तक उन्होंने एक ऐसी रचना ढाल दी है कि आज तक उस पर जंग नहीं लगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक किंवदंती है, एक कहानी भी है, यानी एक कहानी ऐसा कहा जाता है कि तोमर राजा जो थे अनंगपाल, अब ये कहानी है, याद रखना है। एक कहानी ऐसी है कि जो तोमर राजा थे अनंगपाल, उनसे ये कहा गया था, उसमें एक भविष्यवाणी करी गई थी। उन्हें ये कहा गया था कि एक लोहे की कील है। ठीक है, उसको लोहे की कील के रूप में दर्शाया गया था। एक लोहे की कील है जो कि जो नाग देवता है, ठीक है, नागों का जो राजा है वासुकी, उनके सिर पे टिका हुआ है। तो इसकी और ये जब तक ये मतलब टिका हुआ है वहां पे, तब तक ही इसका शासन चलेगा अनंगपाल का। तो अनंगपाल ने जब ये देखा भाई ऐसे ऐसे कहानियां चल रही है, भविष्यवाणियां चल रही है, तो उसने आदेश दिया कि ठीक है जाओ इसके बारे में पता करो, खुदाई करो। वो जो कील, उसको लोहे की कील बोला जाता था। ठीक है, कि लोहे की जो कील है उसको खुदाई करो और जाके देखो कि सच में ऐसा है क्या। जब उन्होंने खुदाई करी तो पता लगा कि खून से लथपथ कुछ मिला उन्हें। ठीक है, तो यहाँ से ये कहानी साबित हो गई कि जैसा मतलब भविष्यवाणी की गई थी वैसा ही कुछ है। राजा ने फिर क्या करा, वो जो स्तंभ था उसको ठीक कराने का प्रयास करा कि भाई वो ढीला हो गया है, उसको ठीक कर दो। ठीक है, यानी वो ढीला हो चुका था, वो कील जो थी वो ढीली हो गई थी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया ढिल्ली, और उस क्षेत्र को कहा जाने लगा ढिल्ली, और वो ढिल्ली ही बाद में बन गया दिल्ली। ऐसी एक कहानी है। ठीक है, कितनी सत्य है कितनी झूठ है नहीं पता, पर इतिहास में ऐसी कहानी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट जो है खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी रात के समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है मेरा, इस नाम से आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। कमेंट में ज़रूर बताइए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, आप मुझे बताइए। आपको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें।